इस गांव का नाम है चंद्रपुर, जहां पर आज काली मां का पूजा चल रहा होता है, जिस वजह से गांव के सभी लोग पूजा में मग्न थे। इसी समय गांव के मुखिया का पत्नी का एक बेटा पैदा होता है। बेटे के बारे में सुनकर मुखिया का दिल खुशी से भर जाता है, लेकिन तभी मुखिया की पत्नी के पेट में फिर से दर्द होने लगता है, मानो एक और संतान जन्म लेने वाला है, जिसे सुनकर मुखिया का दिल पूरी तरह घबरा जाता है। कुछ ही देर बाद फिर से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है और इस बार मुखिया की पत्नी का एक बेटी होती है। बेटी के बारे में सुनने के बाद गाँव में पूरी तरह सन्नाटा फैल जाता है और गाँव के सब लोग स्तब्ध हो जाते हैं। मुखिया भी दुखी हो जाता है। मुखिया अपने बेटे का नाम शुभंकर रखता है और अपनी बेटी को काली मां की पुजारी को सौंप देता है। अपनी बेटी को ले जाते देखकर मुखिया की पत्नी रोते हुए गिड़गिड़ाकर अपनी बेटी को मांगती है, लेकिन वह पुजारी उस बच्ची को लेकर जंगल के बीचों बीच एक डरावनी बरगद की पेड़ के पास जाती है और उस बच्ची को उस पेड़ के नीचे रखा हुआ पत्थर के ऊपर रखकर उसकी वहीं पर बलि दे देती है, क्योंकि इस पेड़ में एक भयानक राक्षस रहता है। अगर इस गाँव में पैदा होने वाली लड़की को बलि न दिया जाए तो यह राक्षस पूरी गाँव को तबाह कर देगा। इसके बाद हमें कुछ साल बाद की कहानी देखते हैं, जिसमें अमी सभी स्टूडेंट को रक्त बीज के बारे में बता रही होती है। तभी वहाँ पर शुभंकर आता है। दरअसल अमी शुभंकर का पत्नी होती है और उनका एक बेटी भी होती है जिसका नाम स्वाति होता है। वह अपने गांव से छुपकर शहर में रह रहे होते हैं। तभी उनकी बेटी स्वाति उन्हें कहती है, माँ, हमारे क्लास टीचर ने कहा है कि सब लोग अपनी गांव जाकर वहाँ का एक पुरानी कहानी ढूंढ कर लाएंगे और जिसका भी कहानी बेस्ट होगी वह इस साल ड्रामा में यूज होगा। लेकिन शुभंकर और अम्मी उसे गाँव जाने के लिए मना करते हैं और कहते हैं, हम शिमला चलते हैं, वहाँ का नजारा बहुत अच्छा होता है। यह सुनकर स्वाति नाराज हो जाती है। रात को शुभंकर और अम्मी एक दूसरे से बात करते हैं और स्वाति से सब कुछ बताने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी शुभंकर को एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसका पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर शुभंकर बहुत दुखी हो जाता है और उसी रातों रात अकेले ही अपनी गांव की तरफ निकल जाता है। सुबह जब स्वाति उठती है वह अपने पिता के बारे में अम्मी से पूछती है, तो अम्मी उसे बताती है कि कल रात तुम्हारे दादाजी गुजर जाने की वजह से तुम्हारे पिता को अर्जेंट जाना पड़ा। यह सुनकर स्वाति और भी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे आज तक अपने दादाजी के जिंदा होने के बारे में बताया नहीं गया था। शुभंकर अपने पिता का देहांत की खबर सुनने के बाद रातों रात गांव की तरफ निकल जाता है और वहां पर उनका अंतिम संस्कार करके अपने चाचा के साथ बातचीत करता है और उन्हें कहता है कि जयदेव चाचा, अगर कोई अच्छी दलाल मिले तो बोलना, क्योंकि मैं इस बाड़ी को बेचना चाहता हूं। तो उसके चाचा उसे बोलते हैं, तुम क्यों इसे बेचना चाहते हो? यह सिर्फ तुम्हारी बाड़ी नहीं है, यह तुम्हारी विरासत है। तो शुभंकर उन्हें कहता है, विरासत में तो सिर्फ श्राप मिला है और ऐसी विरासत संभालने का मेरा मन नहीं है, वह भी इस राक्षसों के गाँव में। तो उसके चाचा जयदेव उसे समझाकर कहते हैं, वह तो पुरानी बात है, आजकल उसे कोई नहीं मानता। कितने खुश होंगे अगर तुम्हारी परिवार, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी इस विरासत के बारे में जानेंगे। अपनी बेटी के बारे में सुनने के बाद शुभंकर बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसकी बेटी हुई थी, वह उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था, यहाँ तक कि उसके पिता को भी नहीं बताया था। वह उनकी यह बात पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी अम्मी से फोन करके बताता है कि वह बहुत जल्दी ही उनके पास निकल रहा है। यह कहने के बाद वह तुरंत ही अपनी पत्नी और बेटी के पास जाने के लिए अपने पिता की अस्थियां लेकर निकल पड़ता है, लेकिन तभी वह एक पेड़ के जड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। इधर जब अम्मी अपनी बेटी को देखने जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी अपने मोबाइल में उस भयानक पेड़ की तस्वीर बनाई होती है। यह देखकर वह बहुत डर जाती है और वह उस तस्वीर को तुरंत शुभंकर के व्हाट्सएप में भेज देती है। जब शुभंकर उस तस्वीर को देखता है तो वह भी घबरा जाता है। दरअसल शुभंकर की बेटी स्वाति ने इस तस्वीर को बनाया होता है और उस तस्वीर में उसी श्रापित पेड़ की चित्र अंका हुआ था, जिसे देखकर शुभंकर तुरंत अम्बी को फोन करता है। लेकिन वहाँ पर नेटवर्क न होने की वजह से शुभंकर की आवाज अम्बी को सुनाई नहीं दे रहा था, जिसे कुछ ही देर में तुरंत कॉल कट जाता है। शुभंकर उस तस्वीर को देखने के बाद पूरी तरह परेशान में होता है, इसीलिए वह एक सिगरेट निकालकर पीने लगता है। लेकिन तभी उसे अपने शू में एक जड़ लगा हुआ दिखता है। जब वह अपनी मुंह में सिगरेट को रखकर पैर की तरफ हाथ बढ़ाता है तो तभी एक अजीब सा जड़ आकर उसके हाथ को जकड़ लेता है। यह देखकर जब शुभंकर अपने दूसरे हाथ से उसे छुड़ाने की कोशिश करता है तो उसके दूसरे हाथ को भी वह जड़ जकड़ लेता है। वह जड़ धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को अपने कब्जे में लेने लगता है और उसके सिर को भी पूरी तरह जकड़ लेता है, जिससे उसके मुंह से सिगरेट नीचे गिर जाता है। सिगरेट नीचे गिरने की वजह से गाड़ी में आग लगने लगता है और उसी आग में जलकर शुभंकर की मौत हो जाता है। जब अम्बी शुभंकर की मौत की खबर पाती है तो वह पूरी तरह टूट जाती है, मानो उसकी जीवन की सभी खुशियाँ छीन ली गई हों। जब शुभंकर की क्रियाकर्म चल रहा होता है तभी वहाँ पर उनके गाँव की सरपंच जयदेव वहाँ पर आता है और वह अम्बी को हौसला देकर कहता है कि तुम दुखी मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं और पूरा चंदनपुर गाँव तुम्हारे साथ है। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अपने पति और पिता को खोने के बाद अम्बी और स्वाति पूरी तरह टूट चुके थे। एक दिन अम्बी को शुभंकर का सपना आता है, जिसमें शुभंकर उसे मदद के लिए पुकार रहा होता है। यह देखकर अम्बी का डर के मारे आंख खुल जाती है। अपने पति के मौत के बाद अम्बी पूरी तरह टूट गई थी और उसे कभी कभी अपने पति का सपना भी आता था, जिसमें उसका पति उसे मदद के लिए पुकारता रहता था, जिस वजह से वह काफी परेशान में रहती थी। एक दिन अम्बी को चंदनपुर गांव के सरपंच जयदेव का फोन आता है और वह उन्हें कहता है कि मैंने एक अच्छा दलाल देखा है। शुभंकर का आखिरी इच्छा था कि वह अपने बाड़ी को बेच दे और वह मुझे एक अच्छा दलाल देखने के लिए कहा था, इसलिए मैं तुम्हें फोन करके बता रही हूँ। अगर तुम चाहो तो गाँव आकर अपनी बाड़ी को बेचकर दोबारा जा सकते हो। यह कहने के बाद वह फोन रख देता है। अम्बी भी अपनी पति का आखिरी इच्छा पूरा करने के लिए चंदनपुर जाने को राजी हो जाता है, पर जब उसकी बेटी चंदनपुर जाने की
बात सुनती है तो वह भी उसके साथ जाने के जीत पकड़ लेती है, जिस वजह से अम्बी स्वाति को भी अपने साथ चंदनपुर लेकर निकल जाती है। जब वह दोनों अपनी महल में पहुंचते हैं तो अम्बी को वहां पर शुभंकर दिखाई देता है, जिस कारण उसका ध्यान भटकने की वजह से उसका गाड़ी एक छोटी लड़की से टकराने से बाल बाल बच जाता है। जिसके बाद वह अपनी महल के अंदर जाते हैं तो उन्हें दीवारों में कहीं अजीबोगरीब तस्वीर टंगा हुआ दिखता है। जब वो रात को खाना खा रहे होते हैं तभी स्वाति के पास अचानक एक बूढ़ा आदमी आता है, जिसे देखकर स्वाति बहुत डर जाती है। वह बूढ़ा आदमी कहता है सर्वनाश होने वाला है, जिसमें सभी मर जाएंगे, उससे कोई भी नहीं बच पाएगा। तभी वहाँ पर उस बूढ़े आदमी का बेटा आकर उसे वहाँ से ले जाता है। जब रात को अम्बी और स्वाति सोने जाते हैं तो अम्बी स्वाति को कहीं पर भी अकेले जाने को मना करती है, जिसके बाद वह दोनों सो जाते हैं। देर रात होते ही अचानक स्वाति के फोन में उस श्रापित पेड़ की तस्वीर अपने आप बनने लगता है और तभी खिड़की से दो अजीब औरत आकर स्वाति और अम्बी को घूरने लगते हैं। जब सुबह होता है तो अम्बी से वह दलाल मिलने आता है, लेकिन वह उस बाड़ी को लेने से मना कर देता है और कहता है कि गांव वाले कहते हैं कि उस बाड़ी में वह श्रापित पेड़ है। उस गांव का सरपंच उसे काफी समझाते हैं, लेकिन वह उनके बात पर राजी होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। इधर स्वाति दीपिका को उस श्रापित पेड़ के पास जाने के लिए बोलती है, लेकिन दीपिका उसे मना करती है। पर बार बार बोलने की वजह से दीपिका उसे खंडहर के पास लेकर जाती है। वह खुद बाहर रुकती है, जिसके बाद स्वाति उस पेड़ की तरफ जाने लगती है। लेकिन जैसे ही स्वाति उस श्रापित पेड़ के पास जाने वाली थी तभी उसका माँ आकर उसे रोक देती है और उसे वहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन वहाँ से जाते समय अम्बी को वह जगह बहुत अजीब लगता है और तभी उसके पीछे अचानक एक औरत खड़ी हो जाती है, पर वह उसे देखने से पहले ही वह वहाँ से गायब हो जाती है, जिसे वह इतना ध्यान न देकर वहाँ से चली जाती है। जब दीपिका की माँ उसे डांट कर वहाँ से ले जाने लगती है तो उसकी बेटी उसे कहती है कि माँ मेरी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो तभी अम्बी उसे कहती है कि मुबारक हो, तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है। यह सुनते ही दीपिका की माँ घबराकर तुरंत अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। जब रात को दीपिका अकेले सोई होती है तभी अचानक खिड़की से एक अजीब सा राक्षस दिखाई देता है, जिसे देखकर दीपिका भी डरकर खड़ी हो जाती है। वह राक्षस दिखने में बिल्कुल एक पेड़ की तरह दिख रहा था। तभी वह राक्षस अपने जड़ को दीपिका के ओर बढ़ाने लगता है। जब रात को दीपिका सोई होती है तो तभी उसके खिड़की से वह दैत्य उसे देखने लगता है, जो देखने में एक पेड़ की तरह दिख रहा होता है। उसे देखकर दीपिका डर कर एक जगह खड़ी हो जाती है और अपनी माँ को पुकारने लगती है, लेकिन उसकी आवाज उसकी माँ के तरफ पहुँच नहीं पा रही थी। तभी वह दैत्य अपनी जड़ को दीपिका की ओर बढ़ाने लगता है और उसके पैर को पकड़कर उसे दीवार के चारों तरफ मारने लगता है और उसके बाद उसे घसीट कर अपने साथ ले जाता है। जब उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ वहाँ पर पहुँचती है तो तब तक काफी देर हो चुका होता है। वह दैत्य खिड़कियाँ तोड़कर उसे ले चुका होता है। अपनी बेटी को खोने की वजह से वह सभी गुस्सा अम्बी और उसके बेटी के ऊपर निकालती है और उन्हें इसका जिम्मेदार ठहराकर कहती है, यह सभी शुभंकर दादा की गलती है। तुम यहाँ पर आई ही क्यों हो? मेरी बेटी कभी भी खंडहर के और जाती नहीं थी, लेकिन तुम्हारी बेटी उसे लेकर गई, जिस कारण दैत्य उसे देख लिया और उसे ले गया। तुम्हारी बेटी को भी वह जरूर देखा होगा, तुम्हारी बेटी को भी वह ले जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा। यह सुनकर अम्बी गुस्से में उसके पति को उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहती है और दीपिका को ढूंढने के लिए तुरंत पुलिस को फोन कर देती है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि खिड़कियाँ मुड़ा हुआ होता है, लेकिन दीपिका को ले जाने वाले का पैर का निशान जमीन पर बिल्कुल भी नहीं होता है। जब पुलिस दीपिका की लापता की खबर पाता है तो वह तुरंत उसी रातों रात चंदनपुर गांव में पहुंच जाता है। लेकिन जब वह छानबीन करता है तो उसे पता चलता है कि जो भी अंदर गया वह खिड़कियों से गया, पर उसका पैरों का निशान कीचड़ में नहीं पड़ा है। यह देखकर वह हैरान होता है। तभी दीपिका के पिता पुलिस को कहता है दैत्य का पैरों का निशान नहीं होता। यह सुनकर पुलिस से झूठ समझता है, पर दीपिका के पिता कसम खाकर कहता है कि दीपू पहले लड़की नहीं है जो गायब हुआ है। इस गाँव में जो भी लड़की का पहला महीना आता है दैत्य उसे जंगल ले जाता है। तो पुलिस उनसे पूछता है कि थाना में ऐसा एक भी केस जमा क्यों नहीं हुआ। तो उस गाँव का सरपंच पुलिस को कहता है कि लड़की लोग गायब होते हैं और 3-4 दिनों बाद घर पर आ जाते हैं तो कैसे केस जमा करें। इधर दीपिका को ले जाने की सभी दोष गांव वाले अंबिका को ठहराते हैं, इसीलिए अम्बी खुद जंगल जाकर दीपिका को ढूंढने का फैसला करती है। तो सरपंच यह सुनकर कहता है कि जंगल में जाना ठीक नहीं होगा। गाँव का एक आदमी भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल गया था, लेकिन उसकी बेटी तो घर पर लौट आई, पर वह आज तक नहीं आया। पर अम्बी और पुलिस वाले उनके बात को ना सुनकर दीपिका को ढूंढने के लिए उसी श्रापित पेड़ के पास जाने लगते हैं।